675 रो रहा है सर। हाँ तो सही बात है, 603 नंबर 606 नंबर पे मिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कॉलेज। क्या बोला जाए, 600 नंबर पे देख लो तुम लोग ऐसे ही नालायकी कर रहे हो। अरे यार लोग 600 नंबर ला रहे हैं, 700 से ऊपर 100 लोग हैं इस बार, 700 से ऊपर। तुम लोग को बोलते हैं पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पढ़ भी नहीं करता है। क्या बोला जाए तुम लोगों को, बताओ। यहाँ लोग पढ़ पढ़ के पता नहीं कितना नंबर ला रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये लोग 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 4 साल पढ़ पढ़ के ये लोग नंबर ला रहे हैं। सबसे दिक्कत वाली बात ये है, 4 साल कोई भी पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा नंबर लाएगा यार। लेकिन अब कर क्या सकते, कोई और ऑप्शन क्या है अपने पास। मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाय बोलो, बुकलेट में क्या डाउट है? सर एक्सरसाइज 1 का 79 नंबर है। एक्सरसाइज 1 का 79 नंबर। बहुत एक्सट्रीम मेहनत करना पड़ेगा तुम लोगों को। कट ऑफ जैसा पेपर आ रहा है इससे कम में कुछ काम नहीं होने वाला है। कम से कम मतलब 600 तो अब तो 600 बैरियर हो गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फिर स्कोर बढ़ जाएगा, वो मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अब 600 बैरियर हो गया है, तो इसीलिए अब 600 नंबर टारगेट करो जितना हो सकता है क्वेश्चंस। और एक और चीज देखता है तुम लोग को तो हल्का हल्का सवाल बनाने में दिक्कत होता है। तुम लोग टॉपर लोग का इंटरव्यू सुनता है, वो लोग यूरोडो भी सॉल्व करता है फिजिक्स में। मेडिकल वाले स्टूडेंट लोग भी यूरोडो सॉल्व करते हैं। ऐसे लोगों से कंपटीशन है तुम्हारा। और ये हम पहले भी सुनते थे, जो भी एमसेम्स का तैयारी करते थे वो लोग यूरोडो सॉल्व करते थे। नीट के लिए हमको नहीं लगता था, बट नीट के लिए भी लोग यूरोडो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग इस तरह का। तो भारी चीज है बट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 79। 79। क्वेश्चन नंबर 79 में यही ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 79 में इसका रिएक्शन करा के HBr के साथ अल्कोहल बनाया है और अल्काइल हैलाइड बनाया है। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज बताओ चंदन, यहाँ वाले पार्ट में कौन सा रिएक्शन होगा? CH3 वाले में SN1 SN2। 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 और इस साइड में कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 ही होगा। SN2 ही होगा। तो 1 डिग्री है, SN2 ही होगा। ये 1 डिग्री दिख रहा है मेरे को। टू डिग्री है ना। फिनॉल है। क्या ही होगा? फिनॉल है? फिनॉल नहीं है, फिनाइल है। फिनॉल नहीं बोलते इसको। बताओ भाई, 1 डिग्री या 2 डिग्री, मतलब SN1 या SN2? सर SN2। क्या है? क्या है SN2? कुछ तो लॉजिक होगा। क्या है SN2? 2 डिग्री है ना। अरे 2 डिग्री के अलावा भी तो कुछ देखेंगे ना। बेंजीन रिंग का रेजोनेंस भी तो हो रहा है इधर, कार्बोकैटायन भी तो स्टेबल है इधर। क्या नहीं देख रहे? समझ आया? क्या होगा इधर? बताइए भाई। सर नहीं समझ में आया, जब बोले वो तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फिर। पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से तो SN1 होगा प्रेफरेबली। क्या है SN2 होगा? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी तो देखते हैं ना। केवल डिग्री देख के तुम लोग कितने बार मना किए, केवल डिग्री देख के काम मत करना। डिग्री तब देखते हैं जब सिंपल अल्कीन के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, केवल कार्बन चेन होता है नॉर्मल। या बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस मिल रहा है, केवल कार्बन चेन थोड़े ना रह गया, थोड़ा ना डिग्री देखेंगे हम लोग। समझा?
यस सर। बन जाएगा। सर इसमें है कि पहला अल्कोहल वाला तो ऑप्शन में मिल रहा है, फिर दूसरा जो अल्काइल हैलाइड वाला मिल नहीं रहा था। मतलब सर ऑप्शन नंबर सी देखें, अल्कोहल वाला पार्ट तो ठीक है, उसमें फिर क्या किया, अल्काइल हैलाइड वाला में बोल रहे हैं। हाइड्रोजन कहीं गायब नहीं करके मिलेगा। आ रहे हैं बस। हाइड्रोजन गायब कहाँ किया है भाई, CH यहाँ डाल रखा है, हाइड्रोजन कहाँ गायब किया है। हाँ गायब, हाँ वही। कार्बन के साथ बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 है और H है, तो और क्या दिया है यहाँ पे। इस कार्बन फिर के तो ऊपर H है, CH3 वहाँ और CH ब्रोमीन है। बस आ जाएगा। गायब कहाँ किया है कुछ। इधर SN2 हो सकता है और यहाँ वाले कार्बन पे SN1 हो सकता है, और क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो SN1 प्रेफरेबली होगा। अगर SN1 होगा प्रेफरेबली, तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो एक तो CH3OH बन गया, एक ऑप्शन तो अल्कोहल CH3OH निकल के आ गया, और दूसरा इस कार्बन के ऊपर फिर Br- ऐड होगा, तो PH, फिर इसके बाद कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और उसके अलावा यहाँ पे Br, तो इसको चेंज कर दिया, नीचे Br डाल दिया, यहाँ वाले पार्ट में CH3 डाल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 79 के अलावा। सर एक्सरसाइज 3 का 27। एक्सरसाइज 3 का 27 कहाँ है भाई, 27। तुम लोगों को ना इंजीनियरिंग वालों के साथ बैठा देना चाहिए। अब मेडिकल इंजीनियरिंग में कोई डिफरेंस नहीं रह गया पढ़ाई में, ऐसा ऐसा कट ऑफ ऊपर चला गया ना कि सब इंजीनियरिंग वालों के साथ पढ़ा देना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब, तभी तुम लोग सीख पाएगा। भारी है बट भारी नहीं सीखेगा तो तुम लोग का नंबर नहीं आने वाला है। करा दे क्या तुम लोग क्लास में इंजीनियरिंग वालों के साथ कॉमन। वैसे भी हम लोग को दो की जगह एक ही क्लास लेना पड़ेगा मजे से, मतलब केवल बायोलॉजी का क्लास, मैथ से क्लास अलग रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम करा देता है। करा दे बोलो। करा दीजिए। ये करा दीजिए और बोल भी रहा है। हाँ भाई सुधांशु। नहीं सर, हम लोग ठीक ही है ऐसे ही। ऐसे ही ठीक है, तो ऐसे नंबर तो नहीं आ रहा ना तुम लोग का नंबर आ रहा है और ऐसे काम चलेगा भी नहीं। ठीक है सर, मेरे हिसाब से तो करके देखना चाहिए, जरूरी सर भी है। एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मतलब जैसा क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो तो सिंपल सा है, लेकिन जैसा कंपटीशन का लेवल हो गया है कि तुमको अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा बनने के लिए तुमको भारी भारी चीजें करनी पड़ेंगी, इस टाइप का चीज हो गया है। हमको ऐसा लगता है कि अब मतलब जैसे आर बैच में एक लड़की है ज्योत्सना, वो भी क्लास करती है, तो वो इंजीनियरिंग वालों के साथ क्लासेस कर रही है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि 2 साल का अच्छा रिजल्ट देगी वो आराम से, ये चीज है। तो मतलब मेरे हिसाब से इस तरह की चीज है, आराम से ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि हम कट ऑफ देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। 600 नंबर कट ऑफ आ रहा है, जिसका 603 नंबर आया है पावनी का, वो भी फिजिक्स में केवल नीट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, वो तुम्हारा फिजिक्स में ये क्या बोलते हैं मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है उसको भी सॉल्व कर रखी थी, उसके अलावा DC पांडे जो बुक आता है रियन का उसको भी सॉल्व कर रखे थे। तो जिसका 606 नंबर आया उसके साथ भी सेम चीज है, मतलब वो लोग केवल ऐसा नहीं कि केवल बुकलेट बना करके वो लोग खुश है, वो लोग कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग का मेंस लेवल का क्वेश्चन बना रखा है, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना रखा है, मतलब लोग उस तरह के क्वेश्चन बनाए तब जाके उन लोग का नंबर आ रहा है। बायोलॉजी में तो चलो रटना है, लेकिन क्वेश्चन तो लोग अच्छे लेवल का बना के चल रहा है, प्रैक्टिस करते वक्त तो अच्छा क्वेश्चन बना रहा है। तो जो सर मेंस 600 पे एडवांस रैंक कितना आया है। 603 नंबर पे रैंक आया है 18,000 समथिंग, 606 नंबर पे रैंक आया है 17,037, और 620 नंबर पे रैंक आया है 11,700। लास्ट ईयर 601 नंबर पे रैंक था 7,500 समथिंग, तो देख लो 601 पे 7,500 था, और अभी 603 नंबर होने पे भी 18,000 रैंक है। 596 नंबर पे रैंक आया है 23,000 समथिंग, शायद 21,300 समथिंग, 596 नंबर पे। देख लो भाई, ऐसा हालत हो गया है, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है अब, छोड़ दो सब, मोह माया से ऊपर उठ जाओ। हम लोग क्या रिजल्ट काफी अच्छा रहा है इस बार रिलेटिवली, बट ये तो रिजल्ट ऐसा है कि सबको लगता है कि सबका रिजल्ट अच्छा है इसलिए हम लोग का रिजल्ट अच्छा है, बट हम लोग क्या कि स्टूडेंट लोग भारी पेपर आसान पेपर सब में ऐसे ही मार्क्स लेकर के आते हैं, जैसा जैसा नंबर आया सब में ऐसे ही मार्क्स आता है, तो क्या कर सकते हैं। पेपर आसान होने पे दिक्कत होता है, हम लोग अच्छा भी पढ़ा रहे हैं बट अगर पेपर आसान हो गया तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है।
आसान पेपर ज्यादा डिफिकल्ट चीज है अच्छे स्टूडेंट के लिए। आसान पेपर में सबका नंबर आ जाएगा, जो एनसीईआरटी रट लिया ना लाइन बाय लाइन, उनका भी नंबर अच्छा आ जाएगा। थोड़ा भी लॉजिकल क्वेश्चन आता है लोग अटक जाते हैं, तो उसमें अच्छे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, मतलब रैंक वाइज रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, स्कोर वाइज तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सर 27 अगली बार में नहीं आएगा आसान, अगले बार आसान नहीं आएगा। हम चाहते हैं भारी पेपर है इस बार। तो जैसे सुधांशु, तुम्हारे 12th में भी एक सुधांशु है, सुमंतोष है, ये लोग भी ड्रॉप ही किया है बेसिकली। इन लोगों का 563 मार्क्स है, दोनों का 563 मार्क्स है, सुमंतोष और सुधांशु। फिर एक मोहिनी है, गुड़िया है, भास्कर है, सब ड्रॉप किया, सब लोग घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं सब। हम तो 2 दिन से फोन ऑफ करके अपना चल रहा है। कितना कॉल हुआ है ना पिछले 20 दिन, मतलब पिछले 15 दिन में, जब से जेईई एडवांस का रिजल्ट निकला है, 15 दिन ही, फिर 10 दिन में एडवांस का रिजल्ट निकलने के बाद से लेके काउंसलिंग तक में इतना माथा खराब हुआ है ना मेरा कॉल पे। हम रोज फोन ऑफ करके सो रहे हैं, नींद ही नहीं, मतलब नींद नहीं पूरा हो पा रहा है मेरा। उठ जाना पड़ रहा है, सुबह सुबह कॉल आ जा रहा है कि सर अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है। हम सारे मेडिकल वालों को बोले ड्रॉप करो, सब लोगों को हम पूछे, तो सब लोग पूछे कि सर क्या करना चाहिए, तो बोले ड्रॉप करो और घर से बैठ के तैयारी करो। ऑलरेडी उन लोगों का 500 नंबर, 520 नंबर, 540 नंबर, 560 नंबर आ गया है। कोचिंग में पढ़ के अब स्कोर नहीं बढ़ाया जा सकता है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी सूर्या, तो उसका भाई एम के भास्कर हम लोग के 12th में पढ़ता था, वो हम लोग के यहाँ पास आउट बैच में पढ़ी थी, और उसके बाद फिर लास्ट ईयर ड्रॉप करके कहीं और जाकर एडमिशन ली थी। इस साल फिर से ड्रॉप करके कोचिंग में ही एडमिशन ली थी रांची में। हम उस टाइम पे उसको मना किए थे लास्ट ईयर उसके शायद से मतलब अटेम्प्ट किए थे 640 नंबर का पेपर, 640 या 650 नंबर का, उसका 414 नंबर आया था। हम उसको बोले थे कि जितना अटेम्प्ट तुम कर रही हो क्वेश्चन, इतने अटेम्प्ट्स के बाद जब 640 नंबर बहुत होता है, मतलब तुमको ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं, और क्वेश्चंस अच्छे होते थे, तो कुछ क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है थोड़ा अलग टाइप का चीज है। लेकिन इतना क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा है उसको नॉलेज है, ऑलमोस्ट सारी चीजों की नॉलेज है। इसके बाद कोई कोचिंग स्कोर नहीं बढ़ा सकता। तो इसके बाद आपको सुकून से घर पे बैठ के प्रॉपर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो लेकिन फिर भी नहीं मानी, फिर भी एडमिशन ले ली। उसका इस बार 492 मार्क्स है, और उसके भाई का नंबर 496 है, जो 12th पढ़ करके एग्जाम दिया उसका 496 है। ये भी वही गड़बड़ किया, इसका बोला था कि सर 656 का बनाए हैं, और सोचो 496 आ रहा है। इतना इतना ये लोग नेगेटिव करता है। तो नेगेटिव करने का के पीछे वही चीज है कि क्वेश्चंस को बहुत लाइटली लेके सॉल्व कर रहा है। नेगेटिव करना केवल ये चीज शो कर रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है तो हम लोग के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ठीक है, 656 नंबर, मतलब ऑलमोस्ट 160 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। बाकी अगर याद नहीं है तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन तो बनता है। लेकिन अगर नंबर में इतना गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ चीज है, फिर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो भी ड्रॉप कर रहा है। अब सोचो कि इसका 3rd ड्रॉप है, पहले एक ड्रॉप की नहीं, दूसरा 2 बार ड्रॉप कर चुके, तीसरा अगर ड्रॉप कर दिया तीसरा ड्रॉप है। बट सजेशन ही नहीं सुनी। लास्ट ईयर हम बोले थे कि घर बैठ के तैयारी करो, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। तब पढ़ रखा है सब कुछ, फिर कोचिंग में जाके क्या कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। इस साल जेईई एडवांस में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो लास्ट ईयर हम लोग क्या पढ़ते थे लास्ट ईयर वही पूछे थे क्या करे सर, घर बैठ के तैयारी करो। 2 ही सवाल पूछे हम उनसे, पहले चीज ये बताओ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुमको नहीं आता थियोरेटिकली, कि नहीं ये तो कभी सुने ही नहीं है। बोले नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। बोले क्या कमी लगा तुमको, दूसरा सवाल ये कि क्या कमी लगा तुमको, सर क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किया है। तो बस प्रैक्टिस करना, घर बैठ के तैयारी करो। तो हमको लगता है कि हम 4 लोगों को सजेशन दिए थे घर बैठ के पढ़ाई करो, तो उसमें से 2 लोगों का जेईई एडवांस क्लियर हो गया, और जेईई एडवांस क्लियर होने के बाद आईआईटी भी मिल जाएगा। तो घर बैठ के पढ़ाई करना सही चीज होता है, लोगों को नहीं समझ में आता। लोगों को अपने ऊपर भरोसा आज के टाइम पे नहीं है कि नहीं नहीं पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। दूसरा एक पता नहीं ये हो गया है कि कोचिंग में रहते हैं तो रिदम बना रहता है, कोई रिदम विदम नहीं होता। तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम है, जेईई एडवांस का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, तुम्हारा कैरियर ओरिएंटेड एग्जाम है, कैरियर का एग्जाम है जिसके लिए तुमको लगे रहना है, इतना मोटिवेशन है। अगर वो चीज तुम्हारा रिदम नहीं बना के चल रहा है तो दुनिया में कोई चीज रिदम नहीं बनाएगा। कोचिंग रिदम बनाने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ है, हम तुम्हारा रिदम बनवाने के लिए बैठे हुए क्या। मेरा एक ही काम है, हम तुमको काम की सारी चीजें कॉपी में लिखवा दे, बाकी उस इंफॉर्मेशन को तुम कैसे यूज करेगा तुम्हारी एबिलिटी है, वो मेरा काम नहीं है। हम इतना सुनते लोगों से, सर पढ़ाई समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आता, वो समझ, अरे तुम लोग पता नहीं क्या दिक्कत है तुम लोगों के साथ। ये बहाना है केवल लोगों का, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है लाइफ में, ये दिक्कत है। हम केमिस्ट्री क्लास 12 में खुद से पढ़े हैं, खुद से।
कोई कोचिंग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए कोचिंग? क्योंकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करता कोई। तो अगर सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, उससे अच्छा हम खुद से पढ़ लेंगे यार। और मेरा 12th क्लास से केमिस्ट्री ज्यादा बेटर है 11th क्लास की केमिस्ट्री से, जो हम खुद से पढ़े। तो ये डर का फैक्टर होता है सबके, नहीं हो जाएगा तो खराब हो जाएगा बिना कोचिंग के। कोचिंग ले लिए, 2 साल कोचिंग ले लिए, बहुत हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब इसके बाद कोचिंग आप कुछ नहीं कर सकता, बस रेगुलर एक टेस्ट होते रहना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कहानी खत्म। उससे ज्यादा कोई तीसरा चीज जरूरत नहीं है। प्लान करके रखो कि ये सब चीजें सॉल्व करनी है। प्लानिंग बहुत जरूरी है कि अभी से लेके, जैसे तुम लोग को भी प्लानिंग करना पड़ेगा। बोर्ड का एग्जाम तुम लोग का थोड़ा पोस्टपोन होने वाला है, पहले ही बोले थे कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही होगा, डेफिनेट है। और न्यूज में आना शुरू हो गया कि एक महीना एग्जाम पोस्टपोन होने की बात चल रही है। तो देख लो, हम भविष्यवाणी अच्छा कर देते हैं। हम बोल देंगे तुम्हारे बारे में कि सिलेक्शन नहीं हो रहा तो नहीं होगा, तो कभी भी हमको गुस्सा मत दिलाना। हम बोल दिए कि नहीं होगा तो तुम्हारा नहीं होने वाला है फिर। तो उसमें तुम लोगों के लिए फिर थोड़ा दिक्कत होगा। तुम्हारा जो एग्जाम अगर वो 1 महीने पोस्टपोन हो गया और नीट का एग्जाम मई में ही ले लिया तो दिक्कत आएगा। तो तुम्हारा ये काम है कि अभी से प्लानिंग करो कि हमको अभी से लेकर के 3 महीने में रिवीजन कैसे करना है। हम लोग जो टेस्ट सीरीज दिए उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को अलाइन करके चलो। सिलेबस का क्या, अब तो तुम्हारे स्कूल का टेंशन नहीं है तुमको, तो सिलेबस आराम से चलने दो। क्वेश्चंस बस अच्छे से सॉल्व करना है, तुमको इस चीज का ध्यान रखना है। हम तो बोले कि पता नहीं 3-4 दिन पहले बात हो रहा था कि मेडिकल का क्लास ले, मेडिकल क्लास कम कर दो। मेडिकल क्लास में जरूरत क्या है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उन लोग का रिवीजन शुरू हो ही गया है, तो लोग आराम से 11th क्लास के टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। तुम में से जिसको जो भी टॉपिक पढ़ना है 11th का, बोल देना कि सर ये टॉपिक पढ़ना है। सुबह के टाइम पे हम लोग खाली है, सुबह के टाइम पे क्लास लगा देंगे आराम से। 12th क्लास का टॉपिक चलने दो और 11th क्लास का प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ये सब करेगा तब जाके स्कोर बढ़ेगा। और बहुत रिगरसली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। रिगरसली का मतलब एक बुक पकड़ के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि पहले एक बार ये कर लिया, अगली बार ये कर लिया, अगली बार ये कर लिया। ऐसे स्कोर नहीं बढ़ता है। स्कोर बढ़ाने का तरीका होता है, पहले एक बुक लो, उसको एक बार सॉल्व करो, फिर दोबारा उसी को सॉल्व करो, फिर तीसरी बार उसी को सॉल्व करो। जब तक एक ही क्वेश्चंस के मतलब 150 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, अगर वही 200 क्वेश्चंस में तुम्हारा 90% एक्यूरेसी नहीं आया, तब तक तुम्हारा वो टॉपिक अच्छा नहीं है। वही क्वेश्चंस अच्छे नहीं हो पा रहे तुम्हारे। ऐसा थोड़ा नहीं है कि हम एक बुक से दूसरे बुक में जाएंगे तो एकदम ड्रास्टिकली कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मान लो कि एक बुक में 200 क्वेश्चन है, दूसरे बुक में भी 200 क्वेश्चन है, तो उसमें 170-180 क्वेश्चन तो सेम कंसेप्ट पे होता है, बस न्यूमेरिकल डेटा अलग है, बट क्वेश्चन तो सेम ही कंसेप्ट पे होता है। अगर तुम्हारे एक बुक का एक टॉपिक जैसे, और सॉल्व करते वक्त कभी बुकलेट में टिक नहीं करना, हमेशा अपना पेज में सॉल्व किया करो। उसमें हमेशा, जैसे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो फ्री स्टाइल में सॉल्व करो, आराम से सीखने के लिए सॉल्व किया। जब दूसरी बार सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। ये तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नीट वालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 200 मिनट का टाइम देकर के सॉल्व किया, सीधा 200 मिनट दिया और एकदम बिल्कुल टाइम बाउंड प्रैक्टिस किया। तो टाइम बाउंड में ये तो एक प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो उसमें तुम पुराने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेगा तो तुमको बोरियत नहीं फील होगा, अरे यार ये तो सॉल्व कर रखे हैं, इसमें क्या ही सॉल्व करें। सीधा हमको 200 मिनट में इसको सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व कर रखे हैं तो 200 मिनट का हमको 150 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेगा तो पता चलेगा कि हम और भी गलती कर सकते हैं। जब तक 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हैं, तब तक वो टॉपिक बार बार रिपीट करो, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करो। देखा हुआ क्वेश्चन में तुम सही नहीं कर पा रहा तो अनदेखा क्वेश्चन में क्या तीर मार लेगा। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि देखा ही क्वेश्चन आता है ना, अनदेखा क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता। और अगर अनदेखा क्वेश्चन होगा तो बनेगा भी नहीं तुमसे। जो जाना पहचाना क्वेश्चन होगा वही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज होता है। ये सब चीज तुम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने अपने हैबिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए आराम से। मतलब बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। लोग यहाँ रिडोल सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग सिंपल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता है। ये सब हैबिट में डालने की कोशिश करो, ये सब अपने आप स्कोर बढ़ाएगा। और रिवीजन शुरू कर दो तुम लोग। जैसा कंपटीशन आ रहा है ना, अब जैसे मान लो, एक चीज सोच के देखो कि हम लोग यहाँ सुधांशु है, सुमंतोष है, मोहिनी है, गुड़िया है, भास्कर है, आदित्य अनंत है, ये क्या नाम है उसका नाम मैं भूल जाते हैं बार बार, दीपेश है, शशांक है, उसके अलावा आस्था निधि है। ये मतलब 9 लोग 8 लोग बहुत अच्छे हैं और सबका स्कोर 450 के अराउंड आया है। और कुछ लोगों का 500, 520, 563 ऐसा भी स्कोर आया है। तुम लोगों को अब ये लोग सब लोग ड्रॉप कर रहे हैं, सब लोग ही ड्रॉप कर रहे हैं। तो जिनका पहले अटेम्प्ट में 450 से प्लस नंबर आया है, 550 से प्लस नंबर आया है, तुमको इनसे कॉम्पीट करना है जो रिवीजन करेंगे केवल। तो ऐसे लोगों से कैसे कॉम्पीट कर पाएगा तुम लोग? क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? और वो भी ऐसा नालायक टाइप का मेहनत करेगा तो कि आईपीएल भी देख लेंगे, थोड़ा हम स्टेटस भी व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे, ऐसे नंबर आने वाला है तुम्हारा। पकैती थोड़ा ना मारने बैठे यहाँ पे। कोई व्हाट्सएप फेसबुक सब बंद करके तुमको तैयारी करना पड़ेगा, सारा कुछ एकदम बंद।
नहीं बंद करेंगे तो तैयारी अच्छा नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं करना, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं, कहीं कोई हेल्प नहीं करने वाला तुम्हारा। व्हाट्सएप रखना जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू होता है। चलो व्हाट्सएप रख लिया, टेलीग्राम रख लिया, यूट्यूब पे वीडियो अपना देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल डेड जीरो। एकदम बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तब जाकर के ये तैयारी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। क्योंकि तुमको इन लोगों से कॉम्पीट करना है जो एक साल अच्छे थे भी और इतना स्कोर पहले बार में लेके आए थे और ये फिर ड्रॉप कर रहा है, और इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं आराम से। सब लोगों को यही बोला कि सर मतलब डाउट क्लासेस वगैरह मिल जाएगा क्या? सब मिल जाएगा यार, ऐसा थोड़ा नहीं कि हम 2 साल का फी लिए तो हम डाउट क्लास नहीं देंगे, उसके बाद आराम से मिलेगा। तुमको जो हेल्प चाहिए तुम आराम से लो, उसके लिए हम लोग को परेशानी थोड़े ना है। लेकिन हाँ ये है कि प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, मतलब इधर उधर टाइप का काम मत करो, एक एक चीज ढंग से करने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी होगा तुम्हारे लिए। ये सब काम जब कर लेंगे तो फिर ऐसे ही काम हो जाएगा। तो तुमको इन लोगों से कम्पीट करने के लिए उससे ज्यादा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इनका स्कूल नहीं है, इनका कोचिंग नहीं है, ये घर बैठे बैठे केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। कैसे कॉम्पीट करेगा तुम लोग इनसे? तो बिना 600 नंबर लाए हुआ कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको तो दिख गया ना कि 550 नंबर में इनको कुछ नहीं मिला, तो अगले साल 600 के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है, और 600 में भी मुश्किल हो रहा है। तो ये लोग टारगेट करेंगे 650 नंबर लाने का, तो ये एक्सट्रीम और मेहनत करना शुरू कर देंगे। कैसे कॉम्पीट करेगा तुम लोग इनसे? तो ये कंपटीशन के लिए तुम लोग को एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत रिगोरस एफर्ट लगाना पड़ेगा, एकदम रोज रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। और ये मान के मत चलो कि सब कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। हम देख रहे थे, मेरा जो फ्रेंड है एलन में, तो हमको नोट्स कॉपी भेजा था उसका फिजिक्स का, वहाँ पे नोट्स वगैरह कैसे पढ़ाया जाता है। एक एक क्वेश्चन नोट्स कॉपी का, मतलब नोट्स कॉपी में बुकलेट का करा दिया जाता है, एक एक क्वेश्चन। मतलब हम केवल देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन। मतलब एक एक क्वेश्चन जो बुकलेट का है वो सारा क्वेश्चन क्लास नोट्स में करा रखते हैं, सारा क्वेश्चन। और थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं, थ्योरी में बस छोटा सा कंसेप्ट बताया और क्वेश्चन में क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। छोटा सा कंसेप्ट बताया, पूरा क्वेश्चन करा रहे हैं। कहीं हम टॉप बैच की बात करें, बाकी बैचेस की बात भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरी कराया और पूरा क्वेश्चन। तुम लोग बोलते हमको समझ नहीं आया पढ़ाई, वहाँ समझाया ही नहीं जा रहा कुछ, और थोड़ा सा थ्योरी कराया और केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है बार बार। तुम लोगों को तो हम लोग इतना समझाने की कोशिश करते हैं, देखो ये ऐसा समझ में आ गया, वहाँ कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है, रटो इसको, ऐसा ही होता है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात है। ये हम अभी रिसेंटली में आए कि अच्छा देखते हैं यार कि क्या ऐसा क्या पढ़ा देता है लोग, तो ले रही तो सारा क्वेश्चन क्लास में ही करा देते हैं। ये तो अच्छा चीज नहीं है, लेकिन बच्चा लोग जिसको सीखना है उसे सीख लेता है पूरा का पूरा चीज। वो लोग वही चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार कर रहा है, बहुत प्रॉपरली रिपीट कर रहा है चीजों को, नंबर ऐसे ही बढ़ जा रहा है। तुम लोग एक ही बार रिपीट करके देखो तो क्वेश्चन आराम से नंबर बढ़ेगा तुम लोग का। भारी पेपर भी प्रैक्टिस करो, बहुत हल्का पेपर भी प्रैक्टिस करो, एवरेज पेपर भी प्रैक्टिस करो, सब तरह का पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर सब तरह का पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं होने वाला है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, ठीक है। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वाले पार्ट में, इन द गिवन रिएक्शन ए बी सी आर गिवन बाय द सेट। सुधांशु तेरा ये डाउट था ना 27? यस सर। इसमें क्या होगा? सर इसमें आंसर तो आ रहा है लेकिन ऑप्शन 2 आ रहा है मेरा, मतलब आंसर 1 दिया हुआ है। एक सेकंड, पहले ये तो बता कि पहले वाले केस में कौन सा रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH। E2 E2 एलिमिनेशन में E2 रिएक्शन नहीं है, E2 मैकेनिज्म है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हेलोजन हटेगा, तो अल्कीन बनेगा E2 मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो पहले वाले केस में प्रोपाइलिन बन जाएगा। प्रोपीन बोले या प्रोपाइलिन बोलो, दोनों चीज है, मतलब प्रोपाइलिन वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इस कंपाउंड का अगर हम लोग फोटोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से हम लोग को एक तो एसिडल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो मिथनल मिलेगा और एसिडल्डिहाइड मिलेगा। एसीटोन तो नहीं मिल सकता, फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, इथेनॉल मिथनल मिल रहा है, प्रोपीन मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। क्या दिया इसमें आंसर? 1 दिया था। 1 दिया है? नहीं 1 नहीं होगा आंसर। चलो हम आंसर चेक कर लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन 2 होगा प्रोपीन। प्रोपाइलिन ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं, नहीं प्रोपाइलिन भी डबल बॉन्ड को बोलते हैं, ठीक है। एक तो प्रोपीन बनेगा और प्रोपीन के बाद इथेनॉल बनेगा और मिथनॉल बनेगा। कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड वर्ड यूज कर सकता था, तो ये सेकंड की जगह थर्ड ऑप्शन हो सकता था अगर यहाँ प्रोपाइन नहीं होता तो, बट कॉमन नेम यूज कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी को? सर 28 क्वेश्चन नंबर 28,
Which one of the following has the smallest heat of hydrogenation per molecule? Heat of hydrogenation वाले पार्ट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसके इसमें हम लोग पहले ये देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। और अगर पाई बॉन्ड्स आर सेम, अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तब उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हम लोग का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। तो इस केस में 1 ब्यूटीन दे रखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा, ट्रांस 2 ब्यूटीन दे रखा। ट्रांस 2 ब्यूटीन वाले पार्ट में हम लोग का ये स्ट्रक्चर है, सिस 2 ब्यूटीन वाले पार्ट में हम लोग का ये स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा दे रखा। तो इस केस में स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल, तो सब में एक ही पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, तो ये वाले पार्ट से हम लोग रूल 1 से काम नहीं कर सकते। रूल 2 में अगर जाएंगे तो स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, और यहाँ स्मॉलेस्ट ही पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर कंसीडर करना शुरू करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए अपने को। यहाँ पे कितना हाइपर कंजुगेशन है तो 2 हाइपर कंजुगेशन, दूसरे वाले केस में 3 3 6 हाइपर कंजुगेशन, थर्ड वाले केस में 3 3 6 हाइपर कंजुगेशन, और चौथे वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन। तो टोटल मिला के 2 में 6 हाइपर कंजुगेशन, मतलब यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए। और सिस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। अगर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो जितना ज्यादा स्टेबल उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, इसका मतलब ट्रांस वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका भी 1 दिया हुआ था आंसर। 1, ठीक है। और कोई डाउट? 29 भी है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर तो चेंज हुआ है क्या? 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन। सर इसका भी 2 ब्यूटेन दिया हुआ है। ना ना ना, ठीक है, वो हो सकता है कुछ आंसर में कुछ गड़बड़ी हो रखा है, एक लाइन से तीनों क्वेश्चन गलत है तो आंसर की में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा। ठीक है, और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 4 का 10। एक्सरसाइज 4 का 10, एक्सरसाइज 4 के 10 में MeCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन NH2 के साथ, सॉरी NH3 NH2 के साथ करा रखा है। तो इस केस में NH2 माइनस वाला पार्ट जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H प्लस हटाएगा, इस तरह का एक रिएक्शन क्लास में दिए थे। Me का मतलब हो गया CH3, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ से H प्लस हटाएगा, माइनस चार्ज बनाएगा, और इसको यहाँ पे जब डालेंगे तो ब्रोमीन को हटा के इथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ के साथ इथाइल, और दूसरे साइड में CH2 के साथ एक मिथाइल ग्रुप डाल रखे हैं, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में जो माइनस बनेगा इसके साथ Na प्लस जाएगा, इथाइनाइड आयन, तो MeCH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन आंसर होगा। ये रिएक्शन हम लोग के बुकलेट में भी दे रखा था, एक बुकलेट में एक क्वेश्चन बताया था कि एक बार एलिमिनेशन हुआ, दूसरे बार एलिमिनेशन हुआ, तीसरे बार एलिमिनेशन हुआ, ये तरीका बताया था तुम लोगों को। और कोई डाउट? जल्दी बताओ। 31 एक्सरसाइज 6 का। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31. The product of the reaction of alcoholic silver nitride with ethyl bromide. Alcoholic silver nitrate बोल रखा है तो AgNO2 दे रखा है बेसिकली। तो AgNO2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है। तो जैसे इस तरह का रिएक्शन कराए थे हम लोग वहां पे, कहाँ था, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट में, उसमें अगर KCN होता था तो उस केस में साइनाइड बनता था, AgCN होता था तो आइसोसाइनाइड बनता था। तो AgNO3 में अगर NaNO3 होता तो उस केस में NaNO2 होता तो ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच होता, बट अगर AgNO2 है तो AgNO2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग के रिएक्शन में द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड विद इथाइल ब्रोमाइड, 2 कार्बन, इसके साथ ब्रोमीन दे रखा है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग NO2 के साथ कराएंगे तो नाइट्रोजन वाला पार्ट अटैच होने वाला है, नाइट्रोइथेन बन जाएगा, नाइट्रोइथेन।
ये तो बनने लायक सवाल है यार, इसमें क्या दिक्कत है? और कोई डाउट? बोलते जाइए सर, और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था एक बार देख लेते हैं। बहुत लेक्चर हो गया तुम लोगों का। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हो चुका, हेमी एसिटल कीटल बता चुके, और क्या बच गया? हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन बता दिया है तुम लोगों को, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर बता दिया है, ईथर में और कोई रिएक्शन बचता नहीं है। फिर हम लोगों को अच्छा इवन सीवी रिएक्शन वाला पार्ट डिस्कस करना था, ठीक है ओके। लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म दो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो इवन सीवी रिएक्शन, इवन सीवी, और दूसरा हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। चलो ध्यान दो, एक तो पहले तो अभी हम लोग हॉफमैन वाला पार्ट डिस्कशन में यूज कर रहे हैं। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। बेसिकली है E2 एलिमिनेशन, लेकिन E2 एलिमिनेशन में जो हम लोग अभी तक कन्वेंशन मान के चल रहे थे कि ये प्रोडक्ट बनता है एलिमिनेशन होने की वजह से, वो कन्वेंशन थोड़ा हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। मतलब कन्वेंशन वाले पार्ट में थोड़ा वेरिएशन हम लोग यहाँ पे पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे अगर हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला चीज ये हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, तो इस केस में जैसे हम लोग अगर मान लो ऐसा रिएक्शन दे रखा है, यहाँ वाले पार्ट में ब्रोमीन दे रखा है, और इसका रिएक्शन हम लोग अगर एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो अपने पास दो प्रोडक्ट निकल के आएगा। एक ये प्रोडक्ट निकल के आने वाला है और दूसरा ये प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। तो ये दो प्रोडक्ट है, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग ये दोनों प्रोडक्ट को कंसिडर करते हुए काम करें, तो इस केस में जैसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दूसरा वाला पार्ट है, इसका मतलब ये पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए, और पहला वाला पार्ट हम लोग आराम से माइनर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होता था, इस चीज को हम लोग सैजेफ प्रोडक्ट भी बोला करते थे। और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग हॉफमैन्स प्रोडक्ट आराम से बोला करते हैं। तो इस केस में जो सैजेफ प्रोडक्ट वाला पार्ट है या जो हॉफमैन प्रोडक्ट वाला पार्ट है, ये सब बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से बनाया जा सकता है। बट इसमें जैसे अभी तक हम लोग जब भी प्रोडक्ट बना रहे थे तो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनाते हुए काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन पुट अप करेंगे। हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट के प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे एक चीज सोच के देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग ब्रोमीन दे रखे तो मेजर प्रोडक्ट दूसरा वाला पार्ट लेके चल रहे थे, तो ये पहला पार्ट कब मेजर निकल के आएगा? कैसे हम लोग को पता चलेगा पहला वाला पार्ट मेजर निकल के आएगा? तो दो तरह के सिनेरियो में पहला वाला पार्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। अगर हम लोगों का बेस वाला पार्ट एल्कोहलिक KOH के जगह पे, तो एल्कोहलिक वाले पार्ट में जो OH माइनस है वो छोटा बेस है, अगर उसके जगह पे कोई बड़ा बेस ले ले हम लोग, तो इस तरह के केस में हम लोगों का प्रोडक्ट तो ये दोनों निकल के आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों का प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है ये माइनर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, और जो लेस स्टेबल एल्कीन है ये मेजर निकल के आएगा। लेस स्टेबल और ज्यादा स्टेबल से भी मतलब नहीं है, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट है उसके वजह से ये वाला पार्ट हम लोग का पहला वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल एल्कीन निकल के, सॉरी ज्यादा अमाउंट पे निकल के आएगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। मेजर का मतलब स्टेबल नहीं हो रहा, स्टेबल अभी भी दूसरा वाला ही पार्ट है, लेकिन हम लोगों का ज्यादा अमाउंट में लेस स्टेबल वाला पार्ट निकल के आ रहा है, मतलब हॉफमैन्स प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। एक ये सिनेरियो जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा सिनेरियो, अगर हम लोग का यहाँ पे ब्रोमीन रहा, तो इस केस में अगर इस ब्रोमीन के जगह पे हम लोग सॉरी फ्लोरीन रहा, तो जैसे अभी तक हम लोग डिस्कशन किए थे कि फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप होता है, OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप होता है, RO माइनस पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर फ्लोरीन रहा और हम लोग एल्कोहलिक KOH वाला पार्ट ही लेके चलते हैं, तो भी इस केस में प्रोडक्ट तो दोनों बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में भी हम लोगों का जो मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो हम लोगों का लेस स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब
हॉफमैन अल्कीन वाला पार्ट ही मेजर निकल के आएगा और जो ज्यादा स्टेबल पार्ट है वो माइनर निकल के आएगा। तो ये दो सिनेरियोज है जहाँ पे हम लोग को जो लेस स्टेबल अल्कीन है वो मेजर बना सकते हैं, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो माइनर बना सकते हैं। एक सिनेरियो ये कि हम लोग का बेस वाला पार्ट बड़ा हो, लिविंग ग्रुप अच्छा रहे लेकिन बेस वाला पार्ट बड़ा हो जाए, एक ये सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट पुअर हो जाए, जिसमें हम लोग को 3 लिविंग ग्रुप्स का ध्यान रखना है। वो 3 लिविंग ग्रुप्स अगर रहेगा तो हम लोग का आराम से मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन वाला पार्ट निकल के आना शुरू हो जाएगा। नोट कर लो इस चीज को। अभी केवल ये पॉइंट मेंशन करो और ये दोनों सिनेरियो कब कब हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये दोनों पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे एक करके। आज क्लास हो सकता है हम थोड़ा जल्दी छोड़ दें, कुछ हमको काम है 4:30 बजे, तो हम 4:30 बजे क्लास छोड़ देंगे। होमवर्क नहीं देंगे आज, क्लास छोड़ देंगे आज। छुट्टी चाहिए भाई तुम लोगों को दशहरा में कि नहीं चाहिए? सर मिल तो गया ही है। नहीं, हम तो पूछ ले रहे हैं क्लास में, मतलब ऑफिशियली छुट्टी डाल दी है, लेकिन अगर क्लासेस लगवाना है तो लगा सकते हैं। मतलब हम अपना तो नहीं लगा पाएंगे, मेरा क्लास हम हटा के रखेंगे, मेरी हालत बहुत खराब होगी एकदम बिल्कुल। इतना कॉल आ रहा है कि थक गए हम। अब है कि 12th पास आउट वाले लोग अब निकल गए, कॉलेज वाले जिनको मिलना था मिल गया, जिनको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर रहे हैं। अब है कि अब तुम लोगों के पीछे दिमाग लगाएंगे, गाली देंगे, कॉल कर करके रोज गाली दिया करेंगे तुम लोगों को, बहुत जरूरी है तुम लोगों को गाली देना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास लगा सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है उसका क्लास रहेगा दशहरा में भी, अगर दिक्कत नहीं है तो बता देना। फिजिक्स में क्या टॉपिक चल रहा है तुम लोगों का? सर आज शायद सेमीकंडक्टर शुरू होगा। सेमीकंडक्टर शुरू होगा तो फिर इसके बाद ऑप्टिक्स बच जाएगा तुम लोगों का, तो तुम लोगों का फिजिक्स तो मतलब बहुत सही हो गया फिर तो। थोड़ा लेट हुआ था लेकिन तुम लोगों का क्लास बहुत ज्यादा लगा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक सिलेबस वैसे भी कंप्लीट करना होता है, मतलब मेडिकल वालों का सिलेबस नवंबर या दिसंबर तक कंप्लीट करने का टारगेट होता है। तो केमिस्ट्री थोड़ा पीछे चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है। एक बार 12th इंजीनियरिंग का सिलेबस जैसे ही खत्म हो जाएगा तो तुम लोग का वीक में 4 क्लास लगा देंगे आराम से हम केमिस्ट्री का। अभी उधर मेरा 3 क्लास लग जा रहा है तो टाइम नहीं दे पा रहे हम। ऑर्गेनिक में और कितना टाइम लगेगा? ऑर्गेनिक में अप्रोक्सीमेटली 60 लेक्चर लगेगा कम से कम, तो 40 लेक्चर और मान लो, 1 महीने नवंबर तो जाएगा पूरा। अब अगर एक वीक में हमको 4 क्लास भी मिलता है तो कितना क्लास हो पाएगा, तो ऑर्गेनिक में टाइम लगेगा। फिजिकल खैर खत्म हो गया तुम लोग का, इनऑर्गेनिक चल रहा है तो ऑर्गेनिक आराम से पढ़ा देंगे। दिसंबर के मिड तक जाएगा मेरे हिसाब से, जाना चाहिए। 20 लेक्चर हुआ है ना अभी, अगर हमको 40 लेक्चर और चाहिए मतलब 10 वीक चाहिए कम से कम। अगर हमको 4 क्लास मिलता है पर वीक, 10 वीक का मतलब कितना हो गया, 2 महीना 2.5 महीना। अरे पढ़ाएंगे आराम से तुम लोग, अगले मार्च तक खत्म करेंगे हम। 2021 मार्च तक लेके जाएंगे। कोरोना वायरस नहीं खत्म हो रहा, मेरा ऑर्गेनिक आया खत्म हो जाएगा। जैसे ही 12th वालों का सिलेबस कंप्लीट होगा तो मतलब 60 लेक्चर नहीं चाहिए, 60 मैक्सिमम लेक्चर होता है मेडिकल में अप्रोक्सीमेटली। 12th क्लास के सिलेबस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंक्लूडेड है, तो 55 से 60 के बीच में हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। तो उसमें मेरा 20 लेक्चर हो गया है, अक्टूबर में मान लो कि और भी 3 लेक्चर होगा, तो 30 लेक्चर अराउंड चाहिए हमको, नियर अबाउट 30 लेक्चर के अराउंड चाहिए। इसका मतलब
2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर में जैसे ही मेरा 12th इंजीनियरिंग खत्म होगा तो तुम लोग क्लास बढ़ जाएगा, 4 की जगह पे हम तुम लोग का 5 क्लास लगवा देंगे वीक में। मतलब अभी मेरा 2 क्लास इंजीनियरिंग 3 क्लास इंजीनियरिंग में लग रहा है और 2 क्लास तुम में लग रहा है, तो 5 क्लास तुम में लगेगा, तो आराम से 5 × 6 वीक, 6 वीक का मतलब हो गया नवंबर में भी कंप्लीट हो सकता है, नवंबर या फिर दिसंबर मिड तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ध्यान दो, सबसे पहला चीज है, अच्छा उसमें अगर तुम्हारा फिजिक्स का क्लास खत्म हो गया तो फिर और केमिस्ट्री क्लास बढ़ जाएगा, फिजिक्स का बायोलॉजी कुछ भी खत्म हो गया तो केमिस्ट्री क्लास बढ़ जाएगा। चलो भाई ध्यान दो, जैसे हम लोग केस 1 की बात करते हैं, केस 1 वाले पार्ट में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट तो ठीक रहेगा, मतलब लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हो सकता है अच्छा, हो सकता है खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो बेस वाला पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए, बल्कियर बेस। तो बल्कियर बेस के केस में हम लोगों का आराम से एलिमिनेशन होते वक्त हॉफमैन वाला पार्ट इन जनरल मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। और बल्कियर बेस में जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, एक एग्जांपल तो हम लोग ऊपर मेंशन किए थे, ये चीज O माइनस, तो इस चीज को हम लोग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन या फिर टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन बोल सकते हैं। टर्शियरी लिखना कभी भी इतना बड़ा कभी भी नहीं लिखा जाता है, तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे Na+ हो या फिर यहाँ पे K+ हो, यहाँ पे कुछ और हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन वर्ड यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे केवल TBuO- भी इधर रखा होगा, तो TBuO- का मतलब टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन ही मेंशन करते हुए चल रही थी, एब्रीविएशन थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लो कि ये बल्कियर बेस है तो इसके जैसा और कोई भी बेस होगा तो इससे बड़ा ही होगा, जैसे अगर मान लो ये बेस रहा, ये और भी बड़ा बेस हो गया, ऑब्वियस बात है। तो रेफरेंस में टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन एक एग्जांपल अपने को ध्यान रखना है। दूसरा हम लोगों को ये कंपाउंड ध्यान रखना है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, एक ये बेस है जो हम लोग के लिए काफी बड़ा बेस है। लिथियम वाला पार्ट चलो लिथियम हो गया, N- के साथ हम लोग लिथियम को डाल देंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिथियम के साथ अमाइड है। अमाइड का मतलब C डबल बॉन्ड O नहीं होता है, केवल अमाइन के H+ को हटाएंगे तो अमाइड बन जाता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब अमाइड हो गया। अब डाई आइसोप्रोपाइल बनाना है, तो इसके ऊपर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस चीज को हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल मतलब ये होता है ना जी, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, हाँ ठीक है। तो इस केस में एक CH3 इसके अपोजिट साइड चले गए, ठीक है ओके। तो इस केस में लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड का मतलब हो गया कि हम लोग का इस तरह का 2 कार्बन चेन का यूनिट, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 2 आइसोप्रोपाइल वाला यूनिट हम लोग आराम से अटैच करके लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड बना सकते हैं। ये 2 बेसिस हम लोग को याद रखने होंगे और बाकी बेसिस को इनके रेफरेंस में लेते हुए काम कर सकते हैं कि अगर ये 2 बेसिस बड़ा है तो बाकी बेसिस तो इससे बड़ा ही होगा, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो पहले तो ये दोनों बेसिस का नाम मेंशन कर लो, अब इसके पीछे रीजन क्या होता है ये रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम मेंशन करो। चलो ध्यान दो, जैसे एक तो ये 2 नाम है जिनको थोड़ा ध्यान रखना है और इसके नीचे रीजन ध्यान रखना है अपने को कि क्यों हम लोग के बल्कियर बेस के केस में जो हॉफमैन प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो मेजर प्रोडक्ट निकल के आता है। उसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का यहाँ से ब्रोमीन वाला पार्ट दे रखा, इसको हटाना है, तो नॉर्मली हम लोग करते क्या थे कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के टाइम पे जो हम लोग का बेस वाला पार्ट है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो भी बीटा कार्बन होते हैं उन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ कंबाइन करता है। तो ये बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके यहाँ से इसको हटाया, दूसरा बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इसको भी यहाँ से हटाया। तो इस केस में जो बेस वाला पार्ट है
वो दोनों जगह के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। तो उस केस में जैसे अगर मान लो कि बेस नॉर्मल है, तो नॉर्मल बेस तो कहीं भी कंबाइन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोगों का बेस वाला पार्ट बल्कियर नेचर का है, काफी बड़ा बेस है, तो बल्कियर नेचर का बेस प्रेफरेबली उस हाइड्रोजन पे जाना चाहेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर उसको कम मिल रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर कम मिलने का मतलब उसको बाकी ग्रुप से रिपल्शन थोड़ा कम मिल रहा है। तो जैसे अगर हम लोग लेफ्ट वाले कार्बन की बात करें, जिसको हम पिंक से मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ वाले पार्ट में 2 डिग्री कार्बन है और राइट वाले साइड में हम लोग का 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन में ज्यादा हिंडर्ड कार्बन तो ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाला पार्ट अगर ज्यादा हिंडर्ड है, इसका मतलब इस कार्बन पे रिएक्शन करना मुश्किल चीज होगा। जब 2 डिग्री कार्बन वाले पार्ट पे ज्यादा हिंड्रेंस है, तो वहां पे बड़ा बेस नहीं जाना चाहेगा, उसको बाकी ग्रुप से रिपल्शन मिल रहा है। तो बड़े बेस के केस में वो छोटे हाइड्रोजन के साथ या लेस हिंडर्ड छोटा हाइड्रोजन तो नहीं होता, लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना चाहेगा प्रेफरेबली। तो जैसे अभी तक हम लोग जो भी सवाल सॉल्व कर रहे थे, उसमें बोल रहे थे ज्यादा स्टेबल है तो ये बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये बनेगा, ऐसा ऐसा बोलते हुए चल रहे थे। लेकिन अब हम लोग स्टेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पे जल्दी रिएक्शन होगा या ज्यादा रिएक्शन होगा। तो जल्दी रिएक्शन और ज्यादा रिएक्शन दोनों वहीं पे हो रहा है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस केस में जब बल्कियर बेस होगा, तो यहाँ के केस में हम लोग का बेस वाला पार्ट, जो लिखते चले जाओ इस चीज को, बल्कियर बेसिस reacts preferably on less hindered carbon, या less react preferably with कर लो, preferably with less hindered beta hydrogen। और इस वजह से हमेशा लेस स्टेबल कंपाउंड ही मेजर प्रोडक्ट, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि बार बार प्रेफरेबली रिएक्शन वहीं पे होगा जहां पे हिंड्रेंस वाला पार्ट कम है। तो हमेशा 1 डिग्री पे रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टिविटी वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें हम लोग, तो हमेशा 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटेगा। फिर उसके बाद हम लोग आराम से 2 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराएंगे, फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराएंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्शन, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्शन, 3 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्शन, अगर इस ऑर्डर में रिएक्शन हो रहा है तो इस ऑर्डर की, सॉरी 3 डिग्री, इस ऑर्डर में अगर रिएक्शन हो रहा है तो सबसे लीस्ट स्टेबल अल्कीन 1 डिग्री की तरफ से आएगा, फिर 2 डिग्री की तरफ से, फिर 3 डिग्री की तरफ से। इसलिए लेस स्टेबल अल्कीन वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा हम लोगों को लेस हिंड्रेंस से मतलब होगा, स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से हम लोग एक पॉइंट को स्टार मार्क भी कर लिया करते हैं यहाँ पे, लेस हिंडर्ड कार्बन पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, जिसके वजह से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जैसे कभी भी अगर एक रिएक्टेंट वाला पार्ट 2 प्रोडक्ट बना रहा है और उस केस में हम लोगों का ज्यादा स्टेबल, मान लेते हैं पी है, ज्यादा स्टेबल पार्ट पी है और पी मेजर प्रोडक्ट है, तो कभी भी अगर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, तो इस तरह के केस में हम लोग इस चीज को थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोला करते हैं। लिखने का तरीका होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, या फिर ज्यादा प्रिसाइजली हम लोग वर्ड यूज करते हैं थर्मोडायनेमिकली हाँ। तो इस केस में जैसे हम लोग यहाँ थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग टीसीपी लिखा करते हैं। टीसीपी का मतलब हो गया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक थर्मोडायनेमिकली और दूसरा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से मेजर प्रोडक्ट आ रहा है तो हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर स्टेबिलिटी की वजह से मेजर प्रोडक्ट निकल के आ रहा है तब हम लोग वहाँ पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे एक और टर्म है केसीपी, केसीपी वाले पार्ट का मतलब हो गया काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर कभी भी मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लोगों का काइनेटिक्स की वजह से आ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से आ रहा है, तो हम लोग आराम से काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर हम लोगों का जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है उससे तो मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब किस चीज से है कि कौन सा कार्बन वाले पार्ट का डिग्री क्या हम लोग लेकर के चल रहे हैं, मतलब हम लोग के कौन से
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जो लेस इंडर्ड हाइड्रोजन है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जो ज्यादा इंडर्ड हाइड्रोजन है वो धीरे रिएक्शन करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के वजह से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे नीचे मेंशन कर लेना पॉइंट स्टार मार्क करके, दिस रिएक्शन गिव्स काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, this reaction gives kinetically controlled product। उसके बाद जो केस 2 था हम लोगों का, पुअर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट। तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में होता क्या है ये पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसका पॉइंट मेंशन करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग का फ्लोरीन वाला पार्ट है और बेस के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो इस केस में जो बेस वाला पार्ट है वो आराम से इस अल्फा कार्बन से अटैच्ड दो बीटा कार्बन वाले पार्ट दे रखे अपने पास, दोनों बीटा कार्बन के हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ कंबाइन करेगा। और बेस वाला पार्ट नॉर्मल लेके चल रहे हैं, बल्कि चाहिए भी नहीं अपने को। दोनों बीटा कार्बन के साथ हम लोग हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन के साथ बेस को रिएक्ट कराए। तो होता क्या था वहां से, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट हटता था और फिर यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा दिया जाता था। अगर हम लोगों का बेस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो जिस स्टेप में बेस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है उसी स्टेप में यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करके बगल वाले पार्ट में शिफ्ट होता है और उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप हटता है। मतलब पूरा का पूरा स्टेप एक साथ में होता है। बेस हाइड्रोजन जितने तेजी से कंबाइन करेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके बगल वाले बॉन्ड में उतने तेजी से शिफ्ट करेगा, और यहाँ से कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड भी उतने तेजी से ब्रेक करके हट रहा होगा, ऐसा बोला जा सकता है। बट अगर मान लो कि लिविंग ग्रुप पुअर है तो होता क्या है कि बेस तो कंबाइन करना चाहेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हटना भी चाहेगा और बॉन्ड आगे शिफ्ट भी होना चाहेगा। बट अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो ये हटने की टेंडेंसी में नहीं होगा। तो इस तरह के केस में होता क्या है कि हाइड्रोजन तो बेस के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी में ठीक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं निकल के आता है। लेकिन जब तक ये फ्लोरीन वाला पार्ट यहाँ से हटने की टेंडेंसी में नहीं आया तब तक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी इधर शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में ऐसा समझ लो कि हम लोग का बेस वाला पार्ट H प्लस के साथ कंबाइन करके इसको यहाँ से हटा दिया, और जैसे ही H प्लस को हटाया तो हम लोग का यहाँ माइनस चार्ज बन जाता है। फिर वो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से फ्लोरीन को हटाता है। कैसा मान के चल सकते हैं, कैसा होता होगा? एग्जैक्टली माइनस चार्ज तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जब बेस इसके साथ कंबाइन करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं आता है कि H प्लस को हटने का मन है कि H प्लस हम हट ही रहे हैं। तो H प्लस तेजी से हट रहा है, बाकी बॉन्ड उतने तेजी से इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। इसके वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज तो नहीं आता लेकिन डेल्टा माइनस चार्ज आता है, मतलब कार्बनायन टाइप का फॉर्मेशन होता है। और कार्बनायन वाले पार्ट के ऊपर ही यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों के बीटा कार्बन के ऊपर कार्बनायन कैरेक्टर आता है, और वही कार्बनायन कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि हम लोग का ज्यादा स्टेबल कार्बनायन किधर है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मेजर आराम से करा सकते हैं। तो इसका पॉइंट पहले मेंशन करो, पॉइंट लिखेंगे तो उसके हिसाब से और भी समझ में आएगा ये पार्ट। पॉइंट नोट कर लो इसमें। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, अच्छा एक सेकंड, पुअर लिविंग ग्रुप में पहले एग्जांपल मेंशन कर लो। पुअर लिविंग ग्रुप में हम लोग को 3 एग्जांपल ध्यान रखना है। फ्लोरीन वाला पार्ट ध्यान रखना है, दूसरा NR3+ और तीसरा SR2+। ये 3 पार्ट अपने को ध्यान रखना है। NR3+ का मतलब एक कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ ग्रुप होगा, कार्बन चेन के ऊपर फ्लोरीन होगा, कार्बन चेन के ऊपर SR2+ होगा। इन तीनों को हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप कंसिडर करके चलेंगे। ऑक्सीजन वाला पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये तीनों ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप के एग्जांपल्स है। केवल यही तीनों एग्जांपल्स में स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान रखना है, और पॉइंट नोट कर लो इसमें। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, carbanion character is developed
carbanion character is developed on the beta carbon और उसी में आगे मेंशन कर लेना हायर कार्बनायन कैरेक्टर या सॉरी मोर स्टेबल कर लो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बनायन कैरेक्टर will have higher reactivity and therefore carbon with more stable बीटा कार्बन कर लो तो ज्यादा बेटर है बीटा कार्बन विथ मोर स्टेबल कार्बनायन कैरेक्टर will form the major product. Therefore, beta carbon with more stable carbanion character will form the major product. जिस बीटा कार्बन से कार्बनायन कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा वहां से मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो जैसे कार्बोकैटायन में इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं 1 डिग्री सबसे लेस स्टेबल, 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल। कार्बोकैटायन में जनरली बोल रहे हैं, रूल नहीं है ऐसा कुछ, बट इन जनरल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो कार्बनायन में चार्ज उल्टा हो गया तो ऑब्वियस बात है स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 डिग्री सबसे लीस्ट हो जाएगा, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एलिमिनेशन कराना है तो हाइड्रोजन ये दोनों कार्बन से हट सकता है, 2 बीटा कार्बन से इन दोनों में हाइड्रोजन को हटा के एलिमिनेशन करा के डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो लेफ्ट वाला कार्बन है ये 1 डिग्री दिख रहा है, जो राइट वाला कार्बन है ये 2 डिग्री दिख रहा है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कार्बन है 1 डिग्री का है। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ वाले पार्ट से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा के जो डबल बॉन्ड बनेगा ये पार्ट हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। 2 डिग्री की तरफ से हाइड्रोजन हटेगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है बनेगा तो प्रोडक्ट, लेकिन माइनर प्रोडक्ट निकल के आएगा। ये 2 केसेस का ध्यान रखने का है अपने को, मेजर माइनर प्रोडक्ट के लिए ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा डाउट। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस चीज को रिमाइंड करा देंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आराम से। आज के लिए इतना ही, कोई होमवर्क नहीं दे रहे, आज के लिए क्लास एंड कर रहे हैं हम थोड़ा। क्लास एंड कर रहे हैं आज के लिए।